हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डाटा हैंडलिंग विद पाइथन पार्ट। अभी तक हमने डाटा हैंडलिंग से पहले पाइथन फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा था, जो कि पाइथन का बिल्कुल बिगनिंग वाला टॉपिक था। हमने क्लास 11th और 12th के अकॉर्डिंग हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, बट ये वीडियोस हर उस पर्सन के लिए यूजफुल हैं जो कि पाइथन लैंग्वेज सीखना चाहता है, फिर चाहे वो कॉर्पोरेट के अकॉर्डिंग हो या किसी भी पर्पस के लिए किसी को भी सीखनी हो। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि पाइथन जो है वो सबसे बेसिक लैंग्वेज है। अगर आपको कोई भी हायर लेवल लैंग्वेज सीखनी है लाइक C++, जावा, तो पाइथन जो है उन सब में हमारे लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि जब भी कोई हम नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इजीएस्ट से स्टार्ट करते हैं। पाइथन जो है वो इसीलिए 11th-12th क्लास में इंट्रोड्यूस की गई है ताकि स्टूडेंट्स को जो है कोडिंग की बिगनिंग सिखाई जा सके, उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सिखाए जा सके। ये वीडियोस जो हैं हमने 11th क्लास की बुक से पिक की हैं। 11th क्लास की बुक में पाइथन जो है वो बिल्कुल स्क्रैच से गिवन है। हमने पाइथन के फर्स्ट चैप्टर जो था पाइथन फंडामेंटल्स का, उससे उसकी सारी वीडियोस ऑलरेडी कवर कर ली हैं। हमने उसमें 7 वीडियोस कंप्लीट की थी। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डाटा हैंडलिंग। जो स्टूडेंट्स 12th क्लास में हैं लेकिन किसी वजह से वो 11th क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए थे या उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर नहीं है, तो ये वीडियोस उनके लिए बहुत यूजफुल हैं, क्योंकि जो 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट है वो पूरी की पूरी पाइथन पे बेस्ड है और वो एग्जाम में 30 मार्क्स की आती है। आउट ऑफ 70 30 मार्क्स बहुत बड़ा पोर्शन होता है, तो पाइथन जो है वो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप कुछ भी मिस आउट ना करें। साथ ही साथ जब भी आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड कीजिए कि आपको वीडियोस जो है वो कैसी लग रही है। आप देख पा रहे होंगे मैंने आपके सामने ये स्पाइडर स्क्रीन ओपन की हुई है। मैंने एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड किया हुआ है अपने सिस्टम में, जिसकी हम स्पाइडर IDE यूज कर रहे हैं। जो भी पार्ट हम करते हैं वो मैं प्रैक्टिकली आपको साथ साथ करके दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को चीजें जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो। जब हम प्रैक्टिकली चीजें अपने सामने देखते हैं तो वो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं। तो चलिए हम एक बार बुक से स्टार्ट करते हैं, फिर जहां भी हमें प्रैक्टिकल पार्ट की जरूरत पड़ेगी हम साथ साथ प्रैक्टिकल करके देखते रहेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। In any language, there are some fundamentals that you need to know before you can write even the most elementary program. जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखना स्टार्ट करते हैं, कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो कोडिंग से पहले कुछ ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं जो कि हमें आने चाहिए। अब ऐसे ही कुछ फंडामेंटल्स हमने ऑलरेडी पाइथन फंडामेंटल्स में पढ़ लिए हैं। यहाँ पर हम डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि डाटा टाइप जो है वो हर लैंग्वेज का बहुत ही बेसिक पार्ट होता है। जब भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, तो हमें उसमें डाटा को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। और अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमें डाटा की स्टोरेज कैसी करनी है, किस टाइप की वेरिएबल्स में करनी है, तो वो हमारे लिए वर्कआउट नहीं करेगा। तो इसलिए हमें डाटा की जो है वो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं, किस तरीके से हम उन्हें स्टोर कर पाते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स की हेल्प से हम उन पे ऑपरेशन सप्लाई करते हैं। ये सारी चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस some such fundamentals like data types, variables, operators and expressions in Python. इस चैप्टर में हम इन 4 फंडामेंटल टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि डाटा टाइप्स जो हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और एक्सप्रेशंस जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम हर एक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। Python provides a predefined set of data types for handling the data it uses. पाइथन जो है वो हमें पहले से डिफाइंड सेट जो है वो प्रोवाइड करता है डाटा टाइप का, जिससे कि हम डाटा को हैंडल कर सकें। कौन सा डाटा? वो डाटा जो हम किसी भी प्रोग्राम में अपने कोड में यूज कर रहे होते हैं।
डाटा कैन बी स्टोर्ड इन एनी ऑफ दिस डाटा टाइप। तो जो पाइथन का प्रीडिफाइंड सेट है डाटा टाइप का, हम उसमें से किसी भी डाटा टाइप में जो है अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। This chapter is going to discuss various type of data that you can store in Python। इस चैप्टर में हम बहुत तरह के डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे कि हम पाइथन लैंग्वेज में स्टोर कर सकते हैं। Of course, a program also need a mean to identify stored data। अब यहाँ पे हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टर्म आ जाती है कि पाइथन को ये भी पता होना चाहिए कि जिस डाटा को वो स्टोर कर रहा है वो किस टाइप का डाटा है। ठीक है, तो यहाँ दो चीजें अराइव होती हैं। एक तो ये कि हम डाटा को स्टोर किस में कर रहे हैं, हम डाटा को हमेशा वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं, और एक कि वो डाटा जो हम स्टोर कर रहे हैं वो किस टाइप का डाटा है, तो वो हमें किससे पता चलता है, डाटा टाइप से। This chapter also talk about mutable and immutable variables in Python। इस चैप्टर में हम mutable and immutable variables के बारे में भी पढ़ेंगे। Mutable और immutable कॉन्सेप्ट जो है वो मेमोरी से रिलेटेड होता है कि कौन से डाटा टाइप्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनका मेमोरी एड्रेस चेंज हो सकता है, कौन से ऐसे होते हैं जिनका नहीं हो सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद ये आपको एक इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है, ऑल्दो इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ वो आपको ये बता रहे हैं कि इस चैप्टर में जो स्क्रीनशॉट्स वो यूज करने वाले हैं वो स्पाइडर IDE के हैं और IPython शेल के हैं, क्योंकि अब से आगे जितने भी जो कोड होंगे, प्रोग्राम होंगे, वो स्पाइडर IDE को यूज करके शो करेंगे। अब से पहले ज्यादातर जो है वो प्रॉम्प्ट की हेल्प से होते थे, लेकिन अब इनिशियली सिर्फ आप एक दो एग्जांपल्स में प्रॉम्प्ट देखेंगे, उसके बाद जो स्पाइडर IDE का सिंबल होता है ये वाला, उसे यूज करके करेंगे। और मैं आपको सारे प्रैक्टिकल जो है वो स्पाइडर IDE में ही करके दिखाती हूँ क्योंकि मैंने एनाकोंडा जो है वो डाउनलोड किया हुआ है सिस्टम में, तो इस वजह से तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सारे प्रैक्टिकल स्पाइडर में ही करके दिखाती हूँ। नाउ स्टार्ट करते हैं डाटा टाइप से, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं, क्या उनका यूज होता है, कौन कौन से डाटा टाइप्स हमारे पास होते हैं, कौन से बिल्ट इन डाटा टाइप्स जो है पाइथन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ। डाटा कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। डाटा जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का भी हो सकता है, इंटीजर टाइप का हो सकता है, रियल टाइप का हो सकता है, या फिर स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे डाटा टाइप्स होते हैं लाइक लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, सेट एक्सेट्रा। एनीथिंग इनक्लोज्ड इन कोट्स represents string in the Python। अब आप लोगों ने अगर पाइथन फंडामेंटल वाली वीडियोस देखी हैं तो ये चीज आपको पता होगी, क्योंकि वहां हमने स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, इन सबको डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम उनके और ज्यादा फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं, बट एक बेसिक आइडिया आप लोगों को वहां से पता चल गया था कि स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, इंटीजर लिटरल्स कौन से होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो जो भी चीजें कोट्स में क्लोज्ड होती हैं, चाहे वो सिंगल कोट हो, डबल कोट हो या फिर ट्रिपल कोट, उन सबको हम क्या कहते हैं पाइथन में, स्ट्रिंग डाटा। नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इंटीजर डाटा। अब जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। जिन नंबर्स में फ्रैक्शन नहीं होता, यानी कि डेसिमल पार्ट नहीं होता, उन्हें हम कौन सा कहते हैं, इंटीजर डाटा कहते हैं। एंड नंबर्स विद फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द रियल डाटा। और जिन नंबर्स में फ्रैक्शन यानी कि डेसिमल होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल डाटा बोलते हैं। इसके अलावा जो ट्रू और फॉल्स वैल्यूज होती हैं वो बुलियन डाटा को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये सारे डाटा टाइप्स जो हैं आप पहले से ही, आपको इनका बेसिक आइडिया है। जिन स्टूडेंट्स ने पाइथन फंडामेंटल वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, ताकि अगर आपको पाइथन का बेसिक आइडिया नहीं है, आप बिल्कुल बिगिनिंग से, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल बिगिनिंग से ही सीखें। पहले आप पाइथन फंडामेंटल की वीडियोस देखें ताकि आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स का जो है आइडिया हो और आपके लिए आगे जो है वो चीजें आसान होती जाए। Since the data to be dealt with are of many types, अब क्योंकि पाइथन में जिस टाइप के डाटा से हम डील कर रहे हैं वो बहुत तरह का है, a programming language must provide ways to facilitate to handle all type of data। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो हमें
उन हर तरह की डाटा टाइप से डील करने की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करें। Before you learn how you can process different type of data in Python, इससे पहले कि हम ये सीखें कि हम Python में अलग-अलग तरह के डाटा को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, let us discuss various data types supported in Python। तो उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि Python जो है वो कौन-कौन से डाटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि हम उन्हें प्रोसेस कैसे करते हैं। In this discussion of data types, you will be able to know Python's capabilities to handle a specific type of data, such as memory space it allocates to hold a certain type of data and the range of values supported for a data type, etc. यहाँ पर हम देखेंगे कि Python की क्या-क्या कैपेबिलिटीज हैं एक पर्टिकुलर टाइप के डाटा को हैंडल करने के लिए। वो कैसे किसी डाटा को मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है, किस तरह की वैल्यूज जो है वो उसमें होल्ड कर सकता है, उन वैल्यूज की रेंज क्या है, कैसे वो उन्हें सपोर्ट करता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। पाइथन के जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं मेन वो कौन-कौन से हैं? नंबर्स होते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज। ठीक है, नंबर्स और स्ट्रिंग का आप लोगों को बेसिक आइडिया है क्योंकि हम पाइथन फंडामेंटल वाले चैप्टर में उसे पढ़ चुके हैं। नंबर्स में हमारे इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और बुलियन सब इंक्लूडेड होते हैं और स्ट्रिंग जो भी डबल कोट्स में होता है वो सब स्ट्रिंग में इंक्लूडेड होता है। तो इन दोनों डाटा टाइप्स का आपको बेसिक आइडिया है, बट लिस्ट, टपल और डिक्शनरी का आपको कोई आइडिया नहीं होगा क्योंकि ये हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। बट आपको मैं बता दूं, हम पाइथन में अभी जो 11th क्लास का ही कोर्स है, हमारे पास स्ट्रिंग का इंडिविजुअल चैप्टर है हमारे सिलेबस में, लिस्ट के लिए इंडिविजुअल चैप्टर है हमारे सिलेबस में और डिक्शनरीज के लिए इंडिविजुअल चैप्टर है हमारे सिलेबस में। तो इन तीनों डाटा टाइप्स का एक इंडिविजुअल अलग-अलग इंडिविजुअल चैप्टर्स जो है हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, जिसमें हम डिटेल में इनके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं। टपल्स वाला जो टॉपिक है वो लिस्ट में ही इंक्लूडेड होता है क्योंकि टपल जो है वो काफी हद तक लिस्ट से सिमिलर होती है। तो अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं नंबर्स के बारे में कि नंबर डाटा टाइप में क्या-क्या इंक्लूडेड होता है। As it is clear by the name, the number data type are used to store numeric values in Python। कि जो नंबर डाटा टाइप है वो Python में न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। The numbers in Python have following core data type। और जो Python का नंबर सिस्टम है उसमें ये फॉलोइंग जो आप यहाँ पे नीचे लिस्ट में देख पा रहे हो, ये सारे डाटा टाइप्स जो है उसमें इंक्लूडेड होते हैं। फर्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स में भी हमारे दो टाइप आ जाते हैं, एक इंटीजर नंबर्स और एक बुलियन नंबर्स। सेकंड होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जिन्हें हम रियल नंबर्स भी कह देते हैं और थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जिन स्टूडेंट्स ने 11th का मैथ्स अभी तक स्टार्ट नहीं किया है उन्हें मे बी ये चीज नहीं पता होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, बट 11th क्लास में ही आई थिंक 4th या 5th चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जिसमें हम आयोटा के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, तो इसको आपको ये पूरा चैप्टर आप मैथ्स में पढ़ेंगे, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है पता चल जाएगी। बट बेसिक आइडिया मैं आपको यहाँ भी बताऊंगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, बट स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स से। Integers are the whole numbers such as 5, 39, 1917, 0, etc. Integers जो हैं वो हमारे पास whole numbers भी होते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटीजर में कोई भी डेसिमल पार्ट जो है इंक्लूडेड नहीं होता। नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी इसमें इंक्लूडेड होता है, बट डेसिमल इंक्लूडेड नहीं होता। ये नंबर्स जो होते हैं कंप्लीट होते हैं, होल होते हैं। ठीक है, दे हैव नो फ्रैक्शनल पार्ट, इनमें किसी तरह का कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड इन पाइथन बाय न्यूमेरिक वैल्यूज विद नो डेसिमल पॉइंट। जो इंटीजर वैल्यूज होती हैं पाइथन की उन्हें हम बिना डेसिमल पॉइंट के रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी, लाइक +12, -15, 3000। जहां पे कोई साइन स्पेसिफाइड नहीं है उसका मतलब है कि वो पॉजिटिव नंबर है,
और अगर एक्सप्लिसिटली साइन लगा हुआ है तो हमें समझ आ ही जाता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। मिसिंग प्लस और माइनस सिंबल मीन्स इट इज अ पॉजिटिव नंबर, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ इंटीजर्स इन पाइथन। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे ये हमने देखा ही था कि इंटीजर्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, तो वही चीज उन्होंने यहाँ बोली हुई है। देयर आर टू टाइप ऑफ इंटीजर्स इन पाइथन, फर्स्ट वन इज साइन इंटीजर्स एंड सेकेंड वन इज बुलियन। ठीक है, इट इज द नॉर्मल इंटीजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स। जो हमारे नॉर्मल इंटीजर्स होते हैं यानी कि जो होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स को अब यहाँ मैथ वाले होल नंबर्स से कंपेयर मत करना कि उसमें तो नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड ही नहीं होते। यहाँ पे होल नंबर का मतलब सिर्फ इतना है कि डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, एक पूरा कंप्लीट नंबर होगा, फिर चाहे वो नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो या फिर जीरो हो। Integers in Python 3.x can be of any length। जो हमारा पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है उसमें इंटीजर्स की लेंथ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंटीजर्स जो हैं वो कितनी भी लेंथ के हो सकते हैं। इट इज ओनली लिमिटेड बाय द मेमोरी अवेलेबल। उन पे लिमिटेशन जो है वो सिर्फ हमारे सिस्टम की मेमोरी से लगती है, यानी कि पाइथन लैंग्वेज की अपनी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इंटीजर्स का कितना साइज होना चाहिए, बट हमारी मेमोरी पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी मेमोरी अवेलेबल है, हम कितना साइज जो है, कितना डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। Unlike other languages, Python 3.x provides single data type int to store any integer, whether big or small। अब कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास ऐसी होती हैं जो इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए अलग अलग डाटा टाइप्स बनाती है, यानी कि जो स्मॉल इंटीजर्स होते हैं उनके लिए अलग डाटा टाइप होता है, नॉर्मल इंटीजर्स के लिए अलग डाटा टाइप होता है, और जो लार्ज साइज के इंटीजर्स होते हैं उनके लिए अलग डाटा टाइप डिफाइंड होता है, लाइक स्मॉल इंट, बिग इंट, लार्ज, डबल, इस तरीके से जो है डाटा टाइप्स डिफाइंड होते हैं। बट पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाइथन में चाहे आपके डाटा की लेंथ कितनी भी हो, अगर वो इंटीजर टाइप का है तो उसके लिए एक ही डाटा टाइप स्पेसिफाइड है, और वो डाटा टाइप क्या है? इंट डाटा टाइप। ठीक है, इट इज साइन रिप्रेजेंटेशन, और ये साइन रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड हमारा इंटीजर टाइप होता है वो क्या होता है? बुलियंस होता है। अब बुलियंस के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं कि जो ट्रू फॉल्स वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? बुलियन डाटा टाइप में कंसीडर होती हैं। वही सेम चीज हमें यहाँ भी बताई गई है। These represent the truth value, false and true, की जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती हैं वो बुलियंस के अंडर आती है। The Boolean type is a subtype of plain integer। जो हमने अभी नॉर्मल इंटीजर पढ़े, बुलियंस जो है उसी का एक सब टाइप है। The Boolean value false and true behave like value 0 and 1 respectively। यानी कि जो बुलियन फॉल्स वैल्यू होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है? 0 के, और जो बुलियन ट्रू वैल्यू होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है? 1 के इक्विवेलेंट होती है। To get Boolean equivalent of 0 and 1, you can type bool 0 or bool 1। Python will return false or true respectively। जब भी आप सिस्टम पे प्रिंट करते टाइम bool 0 प्रिंट करवाएंगे तो ये आपको 0 की बुलियन वैल्यू शो करेगा, जो कि आपको क्या रिटर्न करेगी? फॉल्स रिटर्न करेगी। और अगर कभी भी आप bool 1 प्रिंट करवाएंगे तो वो आपको 1 की बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, डेट इज ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि इसे करने पे हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको बुक में स्क्रीनशॉट लगाकर भी दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, जब हमने टाइप किया bool 0, यानी कि 0 जो होता है, यानी जो हमारा इंटीजर नंबर है 0, उसकी बुलियन वैल्यू क्या होगी? तो आपको आउटपुट में क्या मिला? फॉल्स। सिमिलरली अगर आप फॉल्स की स्ट्रिंग वैल्यू चेक करेंगे तो स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो सेम ही रहती है, सिर्फ आपका रिजल्ट जो है वो किस में आ जाता है? कोट्स में आ जाता है। अगर आप 1 की बूल वैल्यू को चेक करेंगे तो 1 की बुलियन वैल्यू क्या होती है? ट्रू होती है। मैं ये चीज आपको एक बार प्रैक्टिकली भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ये चीजों में कोई भी डाउट ना रहे और आपको अच्छे से जो है ये समझ आ जाए। तो ये हमारे स्पाइडर वाली विंडो है, ये मैंने आपको वीडियो की बिगनिंग में ही दिखाई थी।
अब हम इस पे चेक करते हैं प्रिंट की हेल्प से। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स आप लोग पढ़ ही चुके हैं पाइथन फंडामेंटल वाली वीडियोस में। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अब हमें क्या चीज प्रिंट करवानी है? जीरो की बुलियन वैल्यू। तो हम प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या देंगे? बुल जीरो, इस तरीके से। अब हमारा क्या प्रिंट होगा? जीरो की बुलियन वैल्यू जो है वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए, पहले सेव करने के लिए पूछ रहा है तो हमने इस फाइल को सेव कर दिया। अब उसके बाद ये रन हो गया तो यहाँ पे देखिए ये क्या डिस्प्ले हुआ? फॉल्स डिस्प्ले हुआ, क्योंकि जीरो की बुलियन वैल्यू जो है वो क्या होती है? फॉल्स होती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ 1 टाइप कर देती हूँ और इसके बाद अगर हम इसे रन करेंगे तो इस केस में हमें आउटपुट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। ये देखिए 1 की बुलियन वैल्यू क्या होती है? ट्रू होती है। सिमिलरली मान लीजिए हम 0 या 1 के अलावा कोई और इंटीजर यहाँ टाइप कर देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ 5 टाइप कर दिया, तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? हम एक बार इसे रन करते हैं तो ये देखिए यहाँ हमारा आउटपुट क्या आया है? ट्रू आया है। अब क्या आप इससे कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर यहाँ ये 5 के लिए ट्रू आया है तो इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैं आपको 1-2 और इंटीजर्स के लिए करके दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ 7 दे दिया, 7 के लिए भी ये ट्रू आ रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ नंबर 80 दे दिया, ये देखिए अब भी ये ट्रू आ रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ नेगेटिव नंबर दे देती हूँ, मैंने यहाँ -4 दे दिया। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो देखिए इस केस में भी रिजल्ट जो है वो ट्रू आ रहा है। तो इससे आप कुछ इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो 0 होता है, 0 का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि जब हमारे पास 0 है तो 0 का मतलब है कि कोई वैलिड वैल्यू नहीं है या फिर कुछ भी। तो 0 जो है वो हमेशा फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। बट 0 के अलावा बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हमेशा किसके इक्विवेलेंट होते हैं? ट्रू के इक्विवेलेंट होते हैं। इस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट हम कंडीशनल एंड आइटरेटिव स्टेटमेंट्स का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम कंडीशंस यूज करते हैं। तो वहां पे अगर हमारी कंडीशन का रिजल्ट कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर आ रहा होता है तो उस कंडीशन का रिजल्ट हम ट्रू मानते हैं। तो इसीलिए 0 की वैल्यू जो है बुलियन वैल्यू वो फॉल्स होती है, बट 0 के अलावा जितने भी इंटीजर्स होते हैं उन सब की बुलियन वैल्यू जो है वो ट्रू होती है। तो आई होप ये चीज सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुई होगी। अब हम आगे देखते हैं। ये यहाँ पे वही चीज आपको बता रहा है, however when you convert boolean value false and true to a string, the string false और true are returned respectively। कि जैसे हमने जब इंटीजर को बुलियन में किया तो हमें ये रिजल्ट मिले, बट अगर हम इन बुलियन वैल्यूज जो ट्रू और फॉल्स हमारी बुलियन वैल्यूज हैं, अगर हम इन्हें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। सिर्फ जो वो डाटा टाइप है वो चेंज हो जाता है स्ट्रिंग में, लेकिन वैल्यू हमें वही दिखाई देती है। फॉल्स के लिए फॉल्स, ट्रू के लिए ट्रू। The str function convert a value to string, क्योंकि str फंक्शन जो है वो वैल्यू को स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर देता है, और हमें पता है कि स्ट्रिंग में सब कुछ इंक्लूडेड होता है, चाहे अल्फाबेट, सिंबल्स, डिजिट्स, डेसिमल, स्पेशल कैरेक्टर्स, एवरीथिंग, बस वो कोट्स के अंदर इंक्लूड हो जाता है। नाउ अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट डाटा टाइप, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। क्योंकि हमने न्यूमेरिक डाटा टाइप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इंटीजर और फ्लोट, और इंटीजर को भी आगे हमने फर्दर किस में डिवाइड कर लिया था? इंट और बुलियन में। तो अब उसके बाद नेक्स्ट जो था वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स था। तो हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में देखते हैं। हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में भी पाइथन फंडामेंटल वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होती है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी एक बार कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर से उन्होंने दिया हुआ है क्योंकि यहाँ हम डाटा टाइप्स को अलग से डिस्कस कर रहे हैं। A number having fractional part is a floating point number। जिन भी नंबर्स में फ्रैक्शनल पार्ट होता है, यानी कि डेसिमल इंक्लूडेड होता है, उन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 3.14159, वैसे ये हमारी पाई की वैल्यू होती है, बट क्योंकि इसमें डेसिमल इंक्लूडेड है तो ये किस टाइप का नंबर होगा? इंटीजर या फ्लोट? ये फ्लोटिंग टाइप नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल पार्ट है, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है।
द डेसिमल पॉइंट सिग्नल्स दैट इट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कि जो डेसिमल पॉइंट है वो ये हमें ये बताता है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, नॉट एन इंटीजर, ना कि एक इंटीजर है। ठीक है। द नंबर 12 इज एन इंटीजर, अगर आप देखें सिर्फ नंबर 12 तो ये नंबर 12 क्या है, इंटीजर है। बट अगर आप इसी नंबर 12 को 12.0 की फॉर्म में लिख देते हो तो ये नंबर क्या बन जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। हालांकि दोनों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, आप 12 ले रहे हो या 12.0, वैल्यू वाइज देखा जाए तो दोनों सेम है, बट सिर्फ अगर 12 लिखा गया है तो वो इंटीजर टाइप है, अगर आपने 12.0 लिखा है तो वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन जाता है। रिकॉल फ्रॉम लिटरल वैल्यूज डिस्कशन इन चैप्टर 4, तो चैप्टर 4 हमारा वही पाइथन फंडामेंटल वाला था जहां पे हमने फ्लोटिंग पॉइंट के लिटरल्स पढ़े थे। दैट फ्रैक्शनल नंबर्स कैन बी रिटन इन टू फॉर्म, वहां पर हमने ये चीज डिस्कस की थी कि फ्रैक्शनल नंबर्स को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन कौन सी दो फॉर्म, एक होती है हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म और दूसरी होती है हमारी एक्सपोनेंट नोटेशन। अब जो फ्रैक्शनल फॉर्म होती है उसका क्या मतलब है कि हम जो हमारा डाटा है उसे डेसिमल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सपोनेंट नोटेशन कौन सी होती है, जिसमें हम ई का यूज करते हैं और जितने भी हमारे डेसिमल के प्लेसेस होते हैं उन्हें ई की पावर में रख देते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शनल फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, नॉर्मल डेसिमल नोटेशन, लाइक ये देखिए 3500.75, 0.00005, 147.9101, इस तरीके से जितने भी नंबर्स जो हैं वो डेसिमल फॉर्म में होते हैं वो सारे नंबर्स क्या बन जाते हैं, हमारे फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाती है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की। अब अगर हमें इन नंबर्स को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना हो तो क्या करना पड़ता है, एक्सपोनेंट फॉर्म में हम ई की पावर की हेल्प से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक जो है ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है। जिन स्टूडेंट को एक्सपोनेंट नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का ज्यादा आइडिया नहीं है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप पाइथन फंडामेंटल वाली वो वीडियो देखें, उसका लिंक आपको गिवन है तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ये देखिए 3.5007.5E03, अब ये जो है ये एक्सपोनेंट नोटेशन है। इस एक्सपोनेंट नोटेशन का मतलब क्या है, e की पावर 3, e की पावर 3 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 10 रेज टू द पावर 3। e के बाद जो भी हमने नंबर लिखा होता है, एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये नंबर हमेशा क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है, ये डेसिमल में नहीं हो सकता, ये एक कंप्लीट होल नंबर होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन कंप्लीट नंबर होगा, डेसिमल में नहीं होगा। जो भी ई के बाद जितना भी डिजिट लिखा होता है वो हमारी 10 की पावर बन जाती है। तो इस अगर नंबर, इस पर्टिकुलर नंबर की बात करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 3.50075 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3। अब अगर 10 रेज टू द पावर 3 को आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या होगा, ये डेसिमल जो है 3 पॉइंट्स शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नंबर आपका क्या बन जाएगा, 3500.75। तो बेसिकली ये जो आपका फर्स्ट नंबर था यहाँ पे 3500.75, उसी को हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है एक्सपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, जो भी हमारे e के बाद वाले डिजिट होते हैं वो 10 की पावर बन जाती है, तो यहाँ e के बाद 3 था तो यानी कि 10 रेज टू द पावर 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को। जब इस नंबर को आप 10 रेज टू द पावर 3 से यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल जो है वो 3 पॉइंट्स राइट में शिफ्ट हो जाएगा और ये नंबर क्या बन जाएगा, 3500.75। सिमिलरली ये वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर e के बाद वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव में है, e के बाद हमारा -4 है, e के बाद -4 है यानी कि 10 रेज टू द पावर -4 हो गया। अब क्योंकि 10 रेज टू द पावर -4 है यानी कि ये नंबर क्या बन गया, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 4। अगर आप 10 रेज टू द पावर -4 को सॉल्व करेंगे तो वो होता क्या है, 1/10 रेज टू द पावर 4। ठीक है, यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1/, यहाँ पे ये इस तरीके से पहले 1 आएगा, 1 के यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 आएगा और डिनोमिनेटर में जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 10 की पावर 4 हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे ये 0.5 मल्टीप्लाई दिस है। तो अब अगर आप इस नंबर को
10,000 से डिवाइड करोगे 0.5 को, तो ये डेसिमल जो है वो 4 पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें 4 zeros और ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा 0.00005, यानी कि ये जो सेकंड नंबर था ये उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला नंबर देखिए, यहाँ पे 1.479101 E02, यहाँ पे E02 है यानी 10 raised to the power 2 हो गया। 10 raised to the power 2 है तो डेसिमल जो है 2 पोजीशन राइट में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप 10 raised to the power 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 2 डेसिमल से जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 147.9101 आपका नंबर बन जाएगा। तो ये होती है हमारी एक्सपोनेंट नोटेशन। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं। ये टर्म्स आप मैथ में पढ़ ही चुके हो कि जो भी आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि बाकी जो आपके नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं उनमें डेसिमल नंबर्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। डेसिमल नंबर्स सिर्फ किसमें इंक्लूडेड होते हैं, रियल नंबर्स में। विच आर यूज्ड फॉर मेजरेबल क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस, एरिया, टेम्परेचर एक्सेट्रा। और ये हमेशा मेजर करने के लिए यूजफुल होते हैं, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस, एरिया, टेम्परेचर कुछ भी चीज मेजर कर रहे होते हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा होल नंबर में ही रिजल्ट दे। हमेशा ज्यादातर जो है हमें फ्रैक्शन में रिजल्ट मिलता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैव 2 एडवांटेजेस ओवर इंटीजर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की जो है इंटीजर्स से 2 एक्स्ट्रा एडवांटेजेस होती हैं। वो कौन सी होती हैं? दे कैन रिप्रेजेंट वैल्यू बिटवीन द इंटीजर्स। वो इंटीजर्स के बीच की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इंटीजर्स में हमने 1 लिखा, 1 के बाद नेक्स्ट नंबर जो आता है वो डायरेक्टली 2 आता है, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की हेल्प से हम 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये सारे नंबर्स जो है रिप्रेजेंट कर पाते हैं। They can represent a much greater range of values. Obviously, अब हमने फर्स्ट वाली से ही ये चीज हमें क्लियर है, जहाँ पे इंटीजर में हमने 2 वैल्यू ली 1 और 2, वहीं फ्लोटिंग पॉइंट में 1, 2 और 1 और 2 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सब इंक्लूडेड हो गए। तो यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो हैं वो बहुत बड़ी रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। बट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स सफर फ्रॉम वन डिसएडवांटेज ऑल्सो। लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की एक डिसएडवांटेज भी होती है। वो डिसएडवांटेज क्या होती है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस आर यूजुअली स्लोअर देन इंटीजर ऑपरेशंस। जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, किसी भी तरीके का कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी कैलकुलेशंस हो, तो इंटीजर नंबर्स पे वो कैलकुलेशंस जो है हमेशा फास्ट होती हैं एज कंपेयर टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इन पाइथन, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंट मशीन लेवल डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, that is 15 digit precision। अब इसका मतलब क्या है 15 digit precision या फिर डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का? जो हमारी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वहां पे हमारे पास मल्टीपल डाटा टाइप्स होते हैं, जैसा कि हमने इंटीजर के केस में देखा था। छोटी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग डाटा टाइप होता है, बड़ी वैल्यूज के लिए अलग। तो इंटीजर की तरह ही फ्लोट में भी बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जावा, C++ वगैरह, स्मॉल अगर आपका नंबर है डेसिमल में तो उसे हम फ्लोट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा डेसिमल नंबर काफी बड़ा है तो उसे हम डबल डाटा टाइप की हेल्प से एक्सेस करते हैं। फ्लोट और डबल दोनों जो है डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बट पाइथन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। पाइथन में सिर्फ एक ही डाटा टाइप है, फ्लोट डाटा टाइप, और वो ही हमें फ्लोट और डबल दोनों की प्रिसीजन दे देता है। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की कितने डेसिमल पॉइंट तक जो है वैलिड वैल्यू मानी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये आपको क्या कह रहा है, 15 डिजिट प्रिसिजन, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद वो आपको 15 डिजिट तक की एक्यूरेट वैल्यू शो करेगा। डबल प्रिसिजन का ये मतलब होता है। The range of these numbers is limited by underlying machine architecture subject to available virtual memory। और ये जो लिमिट हमने यहाँ पे दी है ये 15 डिजिट प्रिसिजन वाली, ये सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करती है कि हमारी जो वर्चुअल मेमोरी है वो कितनी है और हमारा जो मशीन आर्किटेक्चर है वो किस टाइप का है।
अब इंटीजर और फ्लोट नंबर्स हो गए। इसके बाद जो थर्ड टाइप आती है हमारी न्यूमेरिक नंबर्स की, वो है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैंने आपको बताया ही था कि 10th क्लास तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े होते हैं, 11th क्लास में इंट्रोड्यूस होते हैं। आई थिंक 5th चैप्टर जो है हमारी मैथ्स की बुक का, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड होता है। काफी एक्सरसाइजेज हैं उसमें और काफी डिटेल में ये चैप्टर आता है। बट जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मैथ्स का सिलेबस नहीं किया है तो उन्हें यहाँ से ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। बट अगर आपको ये चीज नहीं समझ आए यहाँ पे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप मैथ में ये कॉन्सेप्ट करेंगे तो आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स के पास मैथ एज अ सब्जेक्ट नहीं है, मे बी जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल साइड स्टूडेंट्स हैं, उनके पास मैथ्स ना हो तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसलिए आप उसे स्किप भी कर सकते हो। Python is a versatile language that offers you a numeric type to represent complex numbers also. अब यहाँ पे देखिए, जो हमारी और लैंग्वेजेस होती हैं वो जनरली सिर्फ इंटीजर और फ्लोट पॉइंट नंबर्स ही हमें प्रोवाइड करती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की फैसिलिटी उन लैंग्वेजेस में नहीं होती है। बट पाइथन जो है वो बहुत ही वर्सेटाइल लैंग्वेज है और वो हमें न्यूमेरिक डाटा टाइप में कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी प्रोवाइड करती है। You are going to study about complex number in class 11th mathematics book. Complex numbers के बारे में आप 11th की mathematics book में पढ़ेंगे। Well, if you don't know anything about complex numbers, then for you to get started, I am giving below brief introduction of complex number. Then we shall talk about Python's representation of complex number. तो वही चीज की अगर अभी तक आपने मैथ्स से ये कॉन्सेप्ट स्टडी नहीं किया है तो यहाँ आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पहले, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ हम कैसे डील करते हैं। पहले आपको मैथमेटिकली समझाया गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो क्या होते हैं। ये देखिए, मैथमेटिकली अ कॉम्प्लेक्स नंबर is a number of the form a plus b iota. अब ये देखिए यहाँ पे ये a है प्लस b। अब आपको लग रहा होगा b के बाद तो ये स्मॉल i लिखा हुआ है, बट ये स्मॉल i नहीं होता, इसे हम क्या पढ़ते हैं, अयोटा पढ़ते हैं, a प्लस b अयोटा। और ये अयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर होता है, ये रियल नंबर नहीं होता है। Where I is the imaginary number equal to the square root of -1, that is under root -1। तो ये अयोटा जो है ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ये a वाला जो है वो रियल पार्ट हो जाएगा और यहाँ पे अयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1। A complex number is made up of both real and imaginary component. अभी तक आपने इंटीजर और फ्लोट नंबर्स पढ़े, उसमें सारा पार्ट जो होता था वो रियल नंबर होता था। बट कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरीके के कंपोनेंट से बना होता है, रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट। इन कॉम्प्लेक्स नंबर a plus b iota, a and b are real numbers and I is imaginary। a और b जो है वो रियल नंबर्स होते हैं और I जो है वो इमेजिनरी होता है। If we have a complex number z where z is equal to a plus b iota, then a would be real component and b would represent the imaginary component। अब यहाँ पे क्योंकि I जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो जो I के साथ कॉन्सोनेंट होगा वो क्या बन जाएगा, इमेजिनरी कंपोनेंट बन जाएगा। और सिर्फ जो ये a है वो क्या रहेगा, रियल पार्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ये a जो है वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है और ये वाला पार्ट जो है वो क्या बन जाता है, इमेजिनरी पार्ट। तो अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो a प्लस b आयोटा की फॉर्म में है, तो उस नंबर में a would be the real component and b would represent the imaginary component of z। तो a वहां पे रियल नंबर होगा और b जो है वो इमेजिनरी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कंपोनेंट ऑफ z 4 plus 3 iota। 4 is the imaginary For example, the real component of z is equal to 4 plus 3 iota। अगर आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z is equal to 4 plus 3 iota, तो इस केस में 4 जो है वो क्या है, रियल कंपोनेंट है and the imaginary component would be
3 और उसका इमेजिनरी कंपोनेंट क्या होगा 3 होगा। तो ये जो होता है ये बेसिक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कि उसमें दो पार्ट होते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट। जो पार्ट आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी कंपोनेंट बन जाता है और जो दूसरे वाला पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है। अब यहाँ ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में मिले, हो सकता है पहले आयोटा वाला पार्ट हो और उसके बाद कोई दूसरा कंपोनेंट। तो हमेशा जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी होता है और रेस्ट जो भी पार्ट होता है वो हमेशा रियल कंपोनेंट होता है। अब ये तो हो गया मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में डिटेल में आप मैथ्स की बुक में पढ़ेंगे भी। बट अब हम देखते हैं कि पाइथन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ कैसे डील करते हैं और कैसे क्या कुछ होता है। पाइथन रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी जे। अब मैथ में तो हम वहां i से रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा को, लेकिन पाइथन में जो है स्मॉल या कैपिटल j यूज होता है इन प्लेस ऑफ आयोटा। That is to represent imaginary number, Python uses either small j or capital J in place of traditional I। जो मैथ्स में हमारा I की फॉर्म में होता है आयोटा के फॉर्म में, उस प्लेस पे पाइथन जो है क्या यूज करता है either small और capital J। So in Python J is equal to square root of -1। तो पाइथन में J की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, वही सेम जो मैथ्स में वहां पे आयोटा की वैल्यू होती थी, square root of -1। Consider the following example where a and b are storing two complex number in the Python। यहाँ देखिए हमें दो वेरिएबल दिए हुए हैं a और b जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टोर कर रहे हैं। फर्स्ट वेरिएबल है a में देखिए क्या वैल्यू स्टोर है 0 प्लस 3.1 j। अब इस केस में ये 0 जो है वो क्या है रियल पार्ट है और 3.1 जो है वो क्या है आपका इमेजिनरी कंपोनेंट है। सिमिलरली जो नेक्स्ट वेरिएबल है b इज इक्वल टू 1.5 प्लस 2j, इस केस में ये 1.5 जो है वो रियल कंपोनेंट है और 2 जो है वो इमेजिनरी कंपोनेंट है। अब यहाँ इससे फर्क नहीं पड़ता कि नंबर जो है वो डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, सिंपल इंटीजर है या फिर क्या, जो भी पार्ट आपका j के साथ होगा चाहे वो इंटीजर है चाहे डेसिमल में है वो इमेजिनरी है और जो दूसरा पार्ट होगा वो रियल कंपोनेंट होता है। The above complex number a has real component as 0, कि जो a वाला नंबर था उसमें रियल कंपोनेंट क्या है 0 एंड इमेजिनरी कंपोनेंट is 3.1। सिमिलरली जो b नंबर है हमारा इन कॉम्प्लेक्स नंबर b, the real part is 1.5 क्योंकि जो 1.5 है वो विदाउट आयोटा है एंड द इमेजिनरी पार्ट इज 2। तो जो भी j के साथ होगा वो इमेजिनरी पार्ट है और उसके अलावा जो पार्ट है वो क्या है रियल पार्ट है। When you display complex number, the Python display complex number in parentheses when they have a non-zero real part as shown in following examples। अब यहाँ पर देखिए आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एक कोड की फॉर्म में। आपने एक वेरिएबल लिया c में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर किया 0 प्लस 4.5j। जब आप c को प्रिंट करवाओगे डिस्प्ले करवाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या डिस्प्ले हुआ इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि यहाँ रियल पार्ट 0 था तो इसलिए रियल पार्ट जो है डिस्प्ले नहीं हुआ। बट देखिए सेकंड जो आपका नंबर है d, उसमें आपकी वैल्यू क्या स्टोर है 1.1 प्लस 3.4j। तो जब आप d को प्रिंट करवाएंगे तो d जो है वो आपका इस तरीके से प्रिंट हुआ है पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। आप चाहे तो अब ये जो है यहाँ पे इन्होंने स्पाइडर IDE यूज नहीं किया, ये देखिए ये इस तरीके का जो साइन होता है वो कमांड प्रॉम्प्ट के लिए होता है, ये उन्होंने उस पर प्रैक्टिकल करके दिखाया है तो इस सिंपल नंबर लिखने पे भी वो डिस्प्ले हो जाता है। बट अगर आप प्रिंट कमांड की हेल्प से भी डिस्प्ले करवाएंगे इन्हें स्पाइडर IDE में तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने प्रिंट C दिया है तो आपको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट मिला क्योंकि रियल पार्ट जो है 0 था। सिमिलरली जब प्रिंट D मिला तो यहाँ रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट एग्जिस्ट करते थे तो इसलिए वो नंबर हमें पैरेंथेसिस में डिस्प्ले हुआ। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी एक बार करके दिखा दूंगी ताकि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। Unlike Python's other numeric type, complex number are composite quantity made of two part। पाइथन में कॉम्प्लेक्स के अलावा जितने भी न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, उन सब में सिर्फ एक ही तरीके का पार्ट होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर कंपोजिट क्वांटिटी है जो कि दो पार्ट से मिलके बनी होती है, रियल और इमेजिनरी पार्ट, बोथ ऑफ विच आर रिप्रेजेंटेड इंटरनली एज अ
फ्लोट वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और दोनों ही पार्ट जो है इंटरनली कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की हेल्प से। हम चाहे उनकी जो भी वैल्यू स्टोर करें, इंटीजर या फ्लोट, बट इंटरनली जो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर होता है उसमें वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में। अब एक बार मैं पहले आपको इतने पार्ट का प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ ताकि अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम आगे करेंगे। अभी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का ही हम देखेंगे कि हम अगर हमें सिर्फ रियल पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स सिर्फ इमेजिनरी पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। हमने एक नंबर ले लिया ए, पहले हम रियल पार्ट जो है वो 0 ले लेते हैं। अब ये हमने एक नंबर ले लिया, हम अगर इसे प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट ए, इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करती हूँ तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या मिला, 2.4G, यानी कि अगर रियल पार्ट 0 था तो वो डिस्प्ले ही नहीं हुआ। अब मैं यहाँ नंबर दे देती हूँ 3.5, ठीक है। अब अगर हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए हमें आउटपुट में क्या मिला, हमें नंबर जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर मिला 3.5 प्लस 2.4J, यानी कि जब हमारा रियल पार्ट 0 होता है तो वो डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन 0 के अलावा जब वैलिड नंबर है तो वो हमारा डिस्प्ले होगा और हमेशा जो है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डिस्प्ले होगा, यानी कि पैरेंथेसिस में डिस्प्ले होगा। सिमिलरली मान लीजिए हम एक और नंबर ले लेते हैं B, यहाँ पे मैंने लिया 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब अगर मैं इसे प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट B, ठीक है। अब हम इसे रन करके देखते हैं, ये देखिए जब हमने इसे रन किया तो ये भी हमारा किसमें प्रिंट हुआ, पैरेंथेसिस के अंदर 4 प्लस 3J। यहीं सिमिलरली अगर मैं इस पार्ट को 0 कर देती हूँ तो हमारा सिर्फ क्या रिप्रेजेंट होगा, 3J, और वो पैरेंथेसिस के अंदर नहीं होगा, इस तरीके से। तो रियल पार्ट जो है वो अगर 0 है तो डिस्प्ले नहीं होगा, अदरवाइज जो है डिस्प्ले होगा, और किसके अंदर डिस्प्ले होगा, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डिस्प्ले होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ये देखिए You can retrieve the two components using attribute references for a complex number Z। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, अगर आपको उसके दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग एक्सट्रैक्ट करना है तो आप एट्रीब्यूट्स की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये देखिए अगर हमें सिर्फ रियल कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z में स्टोर है तो हम लिखेंगे Z.real, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, रियल पार्ट रिटर्न करेगा। अगर हम लिखेंगे Z.image तो वो हमें इमेजिनरी पार्ट रिटर्न करेगा एज अ फ्लोट, नॉट एज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू। तो वो हमें कॉम्प्लेक्स वैल्यू की फॉर्म में रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लोट वैल्यू की फॉर्म में रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो J पार्ट हमारा लिखा होता है वो रिप्रेजेंट नहीं होगा, बाकी पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास ये Z एक इन्होंने नंबर दिया है, ये यहाँ पे कुछ इसमें मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि ये आपको देख के कुछ भी क्लियर हो नहीं रहा होगा, क्योंकि ये इन्होंने 2 फॉर्म्स में यहाँ पे नंबर दिया है, ये 1 प्लस 2.5J प्लस -4 माइनस 3.5J, इस तरीके से ये नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये A जब रिप्रेजेंट करवाया तो ये क्या आया है, -3 एंड -1J। यहाँ पर ये A नहीं है, ये Z इन्होंने रिप्रेजेंट करवाया है। मैं आपको प्रैक्टिकली जो है सिंपल एग्जांपल से भी समझाऊंगी, बट फिर भी एक बार आपकी बुक में ये गिवन है तो इसलिए मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसे हुई है, कैलकुलेशंस जो हैं। ये यहाँ पे पहली बात तो A की जगह Z आएगा, ये A मिसप्रिंट है, ठीक है। अब Z में देखिए आपके पास यहाँ पे 2 नंबर्स हैं। फर्स्ट नंबर है 1 प्लस 2.56 आयोटा प्लस -4 माइनस 3.56 आयोटा, ठीक है। अब इसमें रियल पार्ट कौन कौन सा है, ये +1 जो है ये भी रियल पार्ट है, और ये -4 जो है ये भी रियल पार्ट है। तो +1 -4 इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, -3 बन जाएगा। तो ये देखिए जब Z को डिस्प्ले करवाया तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला आपको, -3 मिला। सिमिलरली +2.56 -3.56,
तो 2.56 माइनस 3.56 का रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? -1। तो इसीलिए जब हमने z को डिस्प्ले करवाया तो हमें यहाँ पे ये रिजल्ट क्या मिला? -1j। तो इस पूरे नंबर को सॉल्व करके हमें बेसिकली क्या मिला? -3 - 1 आयोटा। ओके, अब इस नंबर पे जब आगे फर्दर हमने कैलकुलेशन अप्लाई की, ये नंबर z में स्टोर था, तो जब हमने z.real डिस्प्ले करवाया तो क्या डिस्प्ले हुआ? -3.0। अब ये देखिए यहाँ पे ये इंटीजर था, लेकिन जब डिस्प्ले करवाया तो ये फ्लोटिंग नंबर में डिस्प्ले हुआ। सिमिलरली जब हमने z का इमेजिनरी पार्ट डिस्प्ले करवाया तो -1.0 जो है वो डिस्प्ले हुआ। अब मैं एक बार आपको ये प्रैक्टिकली करवा देती हूँ ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। इस पार्ट को एक बार के लिए हम हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले हम a का रियल पार्ट डिस्प्ले करवाते हैं, a.real। ठीक है, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो क्या डिस्प्ले होगा? ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ a का रियल पार्ट डिस्प्ले हुआ, यानी कि 3.5। अब अगर मैं यहाँ, मुझे a का इमेजिनरी पार्ट डिस्प्ले करवाना है तो मैंने a.image दिया, और जब मैंने इसे रन किया तो ये देखिए क्या डिस्प्ले हुआ? 2.45, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या था? 2.45। सिमिलरली मान लीजिए मैं ये नंबर चेंज कर देती हूँ, मैं यहाँ ले लेती हूँ 3 + 5 आयोटा। ठीक है, अब अगर मैं इसे रन करती हूँ तो ये देखिए इमेजिनरी पार्ट मैंने डिस्प्ले करवाया है a का इमेजिनरी पार्ट क्या आया? 5.0। ऑल्दो यहाँ पर ये 5 था, बट डिस्प्ले क्या हुआ? 5.0, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि इमेजिनरी नंबर जो है वो किस में डिस्प्ले होता है? फ्लोटिंग पॉइंट में डिस्प्ले होता है। ये देखिए यहाँ पे हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, इमेजिनरी पार्ट एज अ फ्लोट, नोट एज अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब अगर हम इसका रियल पार्ट डिस्प्ले करवाते हैं, a.real। अब अगर हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए रियल पार्ट भी जो है वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट में ही डिस्प्ले होता है, चाहे वो नंबर इंटीजर हो या फिर डेसिमल। तो जब हम रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट को अलग अलग डिस्प्ले करवाते हैं तो हमें रिजल्ट जो है वो हमेशा फ्लोट में मिलता है। अब मैं आपको एक बार बुक वाला एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, जो बुक में आपको नंबर दिया हुआ है। z = हमारा नंबर जो है वो क्या है? एक बार हम चेक कर लेते हैं। 1 + 2.5j, 1 + 2.5j, उसके बाद 2.56j है, ये हम अभी करेक्ट कर लेंगे, प्लस -4 - 3.56। -4 - 3.56j, और यहाँ पे भी ये क्या है? 2.56। ठीक है, ये हमारा नंबर है। अभी मैंने आपको बताया ही था कि ये सॉल्व कैसे हुआ, कि रियल पार्ट इधर 1 है, यहाँ भी -4 रियल है, तो -4 + 1 क्या बन जाएगा? -3। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 2.6 है, यहाँ पे -3.6 है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1 मिला। तो अब अगर मैं यहाँ पे सिंपली z को प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट z, तो हमारा क्या डिस्प्ले होगा? इसे हमने रन किया, ये देखिए -3 - 1 आयोटा, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके जो रिजल्ट आया वही हमारा डिस्प्ले हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट भी डिस्प्ले करवाएं, प्रिंट z.real एंड प्रिंट z.image। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करवाएं तो ये देखिए ये हमारा नंबर डिस्प्ले हुआ, फिर इसका रियल पार्ट जो है वो क्या है? -3.0, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है? -1.0। तो इस तरीके से जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर से पाइथन में डील करते हैं। The range of numbers represented through Python's numeric data type is given below। अब यहाँ उन्होंने इसे एक टेबल की फॉर्म में समराइज कर दिया है कि पाइथन में न्यूमेरिक डाटा टाइप जो है वो किस किस तरीके से होते हैं। पाइथन में हमारे पास 4 टाइप के न्यूमेरिक डाटा टाइप होते हैं। ब्रॉडली हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, लेकिन इंटीजर को भी हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, इंटीजर और बुलियन। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीजर रेंज है, अनलिमिटेड रेंज होती है,
जो कि हमारी वर्चुअल मेमोरी पे डिपेंड करती है कि हमारे सिस्टम में कितनी मेमोरी है, वो कितना डाटा स्टोर करती है। इंटीजर्स की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स इंटीजर में आते हैं, बट सिर्फ रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि वो होल नंबर्स होते हैं, उनमें डेसिमल पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। बुलियन वैल्यूज जो होती हैं वो सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो होते हैं उनकी भी रेंज अनलिमिटेड होती है। इसमें सारे जितने भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो सब इंक्लूडेड होते हैं। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ हमारी मेमोरी पे बेस्ड होती है कि जितना डाटा हमारी मेमोरी स्टोर कर सकती है, हम सिर्फ उतना लार्ज डाटा यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, same as floating point number because the real and imaginary parts are represented as float। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की रेंज भी जो है वो बिल्कुल फ्लोट नंबर्स की तरह ही होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों पार्ट्स, रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी, दोनों ही पार्ट्स जो हैं वो फ्लोट की हेल्प से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट डाटा टाइप आता है स्ट्रिंग टाइप, बट इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो कंप्लीट हमने न्यूमेरिक डाटा टाइप पे बेस की, उसमें हमने ये चारों तरह के डाटा टाइप्स जो हैं वो डिस्कस किए। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट डाटा टाइप हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। पहले आप एक बार इतने पार्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझिए, जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट करके पूछिए और मुझे अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिए कि आपको वीडियो समझ आई या नहीं आई। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।